नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले जो है हम गिरिराज पत्रिका के जुलाई महीने के जो है 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी पार्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, मंथ एंड में उनका PDF कंपाइल कर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर आपको प्रीवियस PDF मिल जाएंगे। जैसे ही ये मंथ कंप्लीट होगा, इसका PDF भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का भी पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ये कहाँ पर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का जो है वो अभी पहला जो डिजिटल म्यूजियम है, डिजिटल संग्रहालय जो है, ये जो है वो बेंटनी कैसल में जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। बेंटनी कैसल में इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बेंटनी कैसल की अगर हम बात करें तो बेंटनी कैसल जो है, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो शिमला कभी रिज मैदान अगर आप गए होंगे तो रिज मैदान में जहाँ पर टैक्सी खड़ी होती है उसके अपोजिट साइड में, मतलब ऊपर वाली साइड को जो है ये स्थित है। ठीक है, कभी जाएंगे तो ज़रूर एक आधी बार विजिट करना है ऐसी चीज़ों को जाकर, क्योंकि अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, तो ऐसी चीज़ें विजिट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं म्यूजियम की। जब यहाँ पर बात हो रही है तो बेंटनी कैसल जो है वो हिमाचल की एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जिसको इन्होंने अलग तरह से एक पहचान जो है वो अभी दी है। हिमाचल प्रदेश में म्यूजियम्स की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम जो है वो कौन सा है? सबसे पुराना म्यूजियम, या फिर यूँ कह लीजिए कि सबसे पहला म्यूजियम भी यही था। तो उस म्यूजियम का नाम था भूरी सिंह संग्रहालय म्यूजियम। भूरी सिंह संग्रहालय म्यूजियम जो है वो कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी? तो भूरी सिंह संग्रहालय जो है ये म्यूजियम है और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में राजा भूरी सिंह जो चंबा के राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ही इसकी जो है वो आधारशिला जो है वो रखी गई थी। इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1908 में। इसकी स्थापना जो है वो भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूरी सिंह कब राजा बने थे चंबा के? तो 1904 में भूरी सिंह जो है वो चंबा के राजा जो था वो बने थे। तो इतना बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए शिमला के बारे में। शिमला में स्टेट म्यूजियम भी जो है वो स्थित है, वो अलग से स्थित है। अगर स्टेट म्यूजियम की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट म्यूजियम की स्थापना 1974 में की गई थी। एक म्यूजियम कांगड़ा में भी आता है। कांगड़ा में जो म्यूजियम आता है उसको जो है म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट बोलते हैं और ये एग्जैक्टली धर्मशाला में जो है वो आता है। ये म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट जो है इसकी स्थापना 1992 में जो है वो की गई थी। एक ट्राइबल म्यूजियम भी आता है, ये लाहौल स्पीति के केलोंग में स्थित है और 2006 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो इस तरह से हिमाचल के म्यूजियम्स के बारे में ये आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। किताबों में ऐसी जानकारी कम मिलती है, तो इस जानकारी को नोट करना है, याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राजभवन की बात करें तो राजभवन आपको पता है जो गवर्नर का रेजिडेंस है, ऑफिशियल रेजिडेंस, उसको राजभवन के नाम से जाना जाता है। रोटनी कैसल भी यहाँ पर दिया गया है। रोटनी कैसल भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है और यहाँ पर A.O. ह्यूम के मन में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है वो आया था। पीटरऑफ की बात करते हैं तो पीटरऑफ जो है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो एक होटल के रूप में है जो टूरिज्म के तहत आता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत जो है वो आता है हिमाचल के। ये चौड़ा मैदान में स्थित है। म्यूजियम जो स्टेट म्यूजियम है वो पीटरऑफ से एग्जैक्टली ऊपर की तरफ स्थित है। अगर हम पीटरऑफ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये रेजिडेंस हुआ करता था वाइसराय का पहला। लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसराय थे जिनका ये रेजिडेंस जो है वो बना था और बाद में चलकर ये पंजाब का हाई कोर्ट भी जो है वो बना। महात्मा गांधी के केस में जो नाथूराम गोडसे का ट्रायल हुआ था वो भी यहाँ पर जो था वो हुआ था। तो इतना सब ध्यान रखें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो इतना सब जानने के बाद अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बोलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द जनरल इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश इन मई 2026 व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन हैव बीन इलेक्टेड इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो बोलते हैं कि मई 2026 में हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतों के इलेक्शन संपन्न हुए, अब बोलते हैं कि इन पंचायती राज संस्थाओं में जो है वो कितनी प्रतिशत महिलाएं जो है वो निर्वाचित हुई हैं? तो देखिए 57% इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 57% महिलाएं जो है वो निर्वाचित जो है वो हुई हैं। अभी जो पंचायती राज संस्थाओं में इलेक्शन हुए तो 27,513 स्थानों पर या फिर 27,513 स्थान ऐसे थे जिन पर आरक्षण लागू किया गया था। इनमें से जो है वो 15,710 स्थान महिला प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो हासिल किए गए हैं। इसमें प्रधान, उप प्रधान, मेंबर, ये सारी जो है वो जो भी पंचायती राज सिस्टम में जो है वो होते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसमें आते हैं। एक प्रॉपर आर्टिकल इसके बारे में दिया गया था। हमें तो वही जानना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, वो एक बार फिर से जो है वो जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना।
देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, और 73rd ये जो संवैधानिक संशोधन है इसके बाद ही जो है वो नए पंचायती राज कानून जो है वो लागू किए गए थे, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही जो है वो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जो है वो ऐड किया जो पंचायती राज संस्थाओं से डील करता है, और हमने जो है वो 11th शेड्यूल भी जो है वो ऐड यहाँ पर जो है वो किया। तो ये एक तो 9th और एक 9th पार्ट आपने ध्यान रखना है, 11th शेड्यूल आपने ध्यान रखना है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 1992 की है और ये अस्तित्व में आई थी 24 अप्रैल 1993 को, और 24 अप्रैल को हम इसीलिए जो है वो पंचायती राज डे भी जो है वो मनाते हैं। अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात जब हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है तो हिमाचल में महिलाओं को जो है वो कितना % आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में? 50% आरक्षण जो है वो दिया जाता है। ओरिजिनली तो ये 33% ही था, परंतु अमेंडमेंट एक और की गई 2008 में, तो और 2008 का ये जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके तहत जो है वो महिलाओं को 50% जो है वो आरक्षण जो है वो दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है कि महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो है वो दिया जाता है, तो वो 50% आरक्षण जो है वो दिया जाता है। और कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है? ये 2008 के एक्ट के बाद दिया जाता है। ये भी हम गिरिराज पत्रिका में पढ़ चुके हैं, और जब हमने गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद जो पेपर हुआ था, एक शायद कंप्यूटर टीचर का था या कोई ऐसा पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर बोलते हैं पुलगा डैम इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये पुलगा डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पुलगा डैम क्यों चर्चा में आया, कहाँ पर ये स्थित है, ये सारी बात जो है वो जानेंगे। तो पुलगा डैम जो हिमाचल प्रदेश में आता है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है? ऑप्शन बी इसका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सही आंसर हो जाएगा। क्यों ये चर्चा में जो है वो आया? आपने ध्यान रखना है कि पार्वती नदी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहती है। पार्वती नदी के ऊपर जो है वो अलग अलग परियोजनाएं बनी हुई है। तो ये पुलगा डैम है, पुलगा डैम जो है यहाँ पर जो है वो पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। अब पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया है, आपको पता है बारिश ज़्यादा आजकल हो रही है, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, तो वैसे ही लोगों को जो है वो अलर्ट जारी किया गया था, तो तब ये चर्चा में जो है वो आया। जो NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसके द्वारा जो है वो जो भी नज़दीकी के गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, कैंप वहाँ पर लगते हैं, टैक्सी सर्विसेज वहाँ से चलती हैं, उन सबको टूरिस्ट हो गए, उन सबको जो है वो अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कहा गया, नदियों के नज़दीक न जाएं, ये सारी बातें कही गई। तब ये चर्चा में जो है वो आता है, और चर्चा में जब आता है तब हम इसको पढ़ते हैं कि ये पुलगा डैम जो है वो कहाँ पर आता है? पार्वती 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है। इतना सा इसके बारे में याद रह जाएगा, पार्वती 2 परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है, कुल्लू जिले में आता है। और पार्वती नदी जो है ना, पार्वती नदी आगे चलकर जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर जो है वो बन जाता है, क्योंकि पार्वती नदी हमारी इंपॉर्टेंट नदी है हिमाचल प्रदेश की, ब्यास की भी ये एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है कि पार्वती नदी जो है वो कौन से स्थान पर जो है वो ब्यास को जो है वो ज्वाइन करती है। तो आपने ध्यान रखना है कि पार्वती भूंतर में जो है वो ब्यास को जो है वो ज्वाइन करती है, तो भूंतर में ये ब्यास को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, इतना याद रह जाएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द हिम बस कार्ड इशूड। तो बोलते हैं कि अभी एक हिम बस कार्ड बनाने की पहल जो है वो सरकार के द्वारा की गई है, HRTC की ये एक पहल है। अब बोलते हैं कि ये जो हिम बस कार्ड बनाया जाता है ये कितने सालों के लिए जो है वो बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें हिम बस कार्ड की, तो ये हिम बस कार्ड योजना सरकार के द्वारा जो है वो चलाई गई है। इसमें विभिन्न वर्गों के पात्र नागरिकों को निःशुल्क बस यात्रा भी मिलती है, बस की यात्रा पर जो है वो डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये जो है वो 1 साल के लिए दिया जाता है, 1 साल के लिए जारी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC के द्वारा जो है वो 29 विभिन्न श्रेणियों में जो है वो पात्र व्यक्तियों के लिए इस योजना के माध्यम से जो है वो यात्रा सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। हिम बस कार्ड के अंतर्गत जो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, महाविद्यालयों एवं राज्य सरकार से मान्य प्राप्त शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं, निजी विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, राज्य एवं केंद्र के जो है कर्मचारी हैं, निगम एवं बोर्ड कर्मचारी हैं, व्यवसायिक कर्मचारी, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी पत्नियां, इस तरह से बहुत लंबी लिस्ट है एक। इन सब को जो है वो सुविधा इसके तहत जो है वो दी जाती है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं उनको भी इसके तहत सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो इन सब को इसके तहत जो है, जैसे कि महिलाओं के लिए HRTC में जो है 50% डिस्काउंट है,
तो वैसी सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। तो ये हिम बस कार्ड चर्चा में आया था, तब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर HRTC की बात हो रही है, HRTC की स्थापना जो है वो कब की गई थी, ये भी एक क्वेश्चन पहले बहुत बार जो है वो पूछा गया कि HRTC की स्थापना जो है वो कब, कौन से ईयर में जो है वो की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1974 को 2 अक्टूबर को जो था वो की गई थी। HRTC वैसे अपने यात्रियों को ग्रीन कार्ड की सुविधा भी देती है जिसमें 25% डिस्काउंट दिया जाता है, स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी जाती है जिसमें 10% डिस्काउंट दिया जाता है, सम्मान कार्ड की सुविधा जो है वो सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है जिसमें उनको 30% डिस्काउंट मिलता है, महिलाओं को 50% डिस्काउंट मिलता है। बाकी महिलाओं को कुछ स्पेशल ओकेजन ऐसे हैं, राखी हो गया, करवा चौथ हो गया, इस दिन महिलाओं को जो है वो फ्री बस यात्रा जो है वो मिलती है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एलाइड में तो इनफैक्ट ग्रीन कार्ड के ऊपर बहुत पहले क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसमें लेटेस्ट तो नहीं परंतु 2-4 साल पहले उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने अपकमिंग HPRCA के जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए, तो जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, खासकर आपके पास पेपर 1 का मौका है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका है, या फिर हिमाचल प्रदेश की किसी और अच्छी सर्विसेज में जाने का मौका है, तो आप पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमली ज्वाइन करेंगे तो टाइमली रिवाइज भी कर पाएंगे। अगर आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं तो आप जो है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, स्मार्टली वर्क थोड़ा कर सकते हैं। PGT में भी अगर आपने देखा होगा तो PGT जब पेपर हुआ था तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की गई थी उस टाइम, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पॉजिटिव रिजल्ट रहा था। वो स्क्रीनशॉट हम आपके साथ शेयर करते भी रहते हैं जिन जिन के पहुंचते हैं। कुछ की कॉल्स आती हैं वो आपके साथ शेयर नहीं होती, कुछ के मैसेजेस आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना लॉन्च। ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना भी एक सरकार की योजना है, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे कि ये जो है वो क्यों चर्चा में आई। पहले बात करते हैं कि ये लॉन्च कब की गई। तो ये अगस्त में लॉन्च की गई थी, ये बात तो क्लियर है, परंतु कौन से ईयर में, तो अगस्त 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देखिए, ये जो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना है, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ग्रीन कवर को इंक्रीज करना चाहता है। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अप्रोक्सीमेटली 5000 हेक्टेयर हैव बीन प्लांटेड अंडर द वेरियस स्कीम। अलग अलग स्कीम्स के तहत 5000 हेक्टेयर पौधे लगाए गए। और बोलते हैं लॉन्च्ड इन द अगस्त 2023, अगस्त 2023 में लॉन्च ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। इसका एम भी वही है कि हम ग्रीन कवर को एक्सपेंड करें, इंक्रीज करें, खासकर जो डिफिकल्ट साइज हैं, प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विस एंड जनरेट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, ये सब जो है वो करें। इस स्कीम के तहत जो है वो 119 हेक्टेयर जो बैरन लैंड है उसके ऊपर पौधे जो है वो लगाए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। तो ये भी आपने ध्यान रखना। ये कंप्लीट हो गया इस योजना के बारे में कि इतना कुछ आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये चर्चा में जो है वो आई। अगर ये चर्चा में आई तो क्या वहाँ से कुछ और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो है, अगर इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है। देखिए, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, और आपने ध्यान रखना है कि ये पूरे एरिया का 68.16% जो है वो कवर करता है। ये हम फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट कवर कितना है तो 15,580 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये फॉरेस्ट जो है वो कवर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि ये योजना क्यों चर्चा में आई। ये देखिए, एक आर्टिकल आया था गिरिराज पत्र में जिसमें ये सारा डाटा जो है वो दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया कितना है, कितना % वो कवर करता है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के बारे में जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो तब हम इसको जो है वो इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो है वो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के बारे में भी जो है वो डिस्कस की गई थी। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा स्थानीय समुदाय, विद्यार्थियों और आम जनता में वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनका दोहन और प्रबंधन इत्यादि करने के लिए ये राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वो शुरू की गई है। इसमें इसके अंतर्गत महिला युवक मंडल हो गए, स्वयं सहायक समूह हो गए, संरक्षण जो उन्मूलन पंचायतें हैं वो हो गई, इनको जो है 5000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रों में वृक्षारोपण
वृक्षारोपण और संरक्षण के लिए प्रोत्साहित जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, वन मित्र योजना के बारे में भी बात किया गया था, जो वन मित्र रखे जा रहे हैं उसके बारे में भी जो है वो बात यहाँ पर जो है वो की गई थी। एक और क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बन सकता है आपके लिए। एक तो हमने गिरिराज मिशन अलाइड में अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि फॉरेस्ट एरिया जो है, फॉरेस्ट कवर जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है, परंतु और क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के बारे में भी जो है वो बन सकता है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का महत्व क्या है, क्यों ये चलाई गई है। तो इस योजना को चलाया गया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ये एनहांस करेगी, जिसके माध्यम से फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये बड़ा ही अहम है कि ये क्यों चलाई गई है, या फिर फॉरेस्ट लाइन में कौन सी ऐसी योजना चलाई गई है जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिससे जो है वो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को जो है वो एनहांस करना है। तो वो हो जाएगी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो इतना याद रह जाएगा, याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अभी अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच प्रोडक्ट ऑफ स्पीति इन हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली गॉट GI टैग, कि स्पीति का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको अभी GI टैग जो है वो मिला है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, सॉल्टी टी है, छरमा होगा, ये छरमा है लाहौल स्पीति का, या फिर तिब्बतियन आर्टिफैक्ट्स हैं, या फिर हैंडमेड सॉल है लाहौल स्पीति का। क्या ये चीज़ है जिसको GI टैग मिला है? देखिए लाहौल स्पीति का छरमा है जिसको अभी GI टैग जो है वो मिला है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी हमने पिछले एडिशन में भी पढ़ा था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है वो एक साथ हिमाचल की GI टैग जो है वो दिया गया है। अब ये किस किस प्रोडक्ट को दिया गया है वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये पिछली बार भी रिवाइज हुआ था, उसके पिछली बार भी रिवाइज हुआ था, और बार बार रिवाइज करने के पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये बार बार जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए GI टैग की अगर हम बात करते हैं कि अभी GI टैग दिए गए हैं, तो हिमाचल प्रदेश के 8 नए उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिला है। मंडी की सेपू बड़ी इसमें आती है, स्पीति का छरमा आता है, इसको सी बकथॉर्न भी जो है वो बोला जाता है। सलूनी का सफ़ेद मक्का आता है, चंबा का मेटल आर्ट आता है, सलूनी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आता है जहाँ का सफ़ेद मक्का आता है। सिरमौर की जो है वो सिरमौरी लोहिया आती है, किन्नौर की किन्नौरी टोपी आती है, किन्नौर का सेब भी आता है, किन्नौरी आभूषण भी आते हैं। इनको GI टैग जो है वो मिला है। तो ये आपने याद रखने हैं कि इन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। 8 नए प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको एक साथ अभी GI टैग जो है वो दिया गया है। याद रहेगा, रहना भी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये भी पॉइंट बड़े ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखना, अभी आपने धामी गोलीकांड के बारे में सुना होगा, हम यहाँ पर पझौता गोलीकांड की बात करते हैं। किताबों में शायद आपने ना पढ़ी हो ये चीज़ें, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। बोलते हैं व्हेन डिड पझौता शूटिंग इंसिडेंट हैपन, कि पझौता गोलीकांड जो है ये कब हुआ था। अक्सर आपने धामी गोलीकांड के बारे में ज़रूर पढ़ा है, आज हम पझौता गोलीकांड के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये पझौता गोलीकांड हुआ कब था। तो ये 11 जून 1943 को जो है वो हुआ था। 11 जून 1943 इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, अब थोड़ा डिटेल से जो है वो बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया। चर्चा में ये इसलिए आया क्योंकि 11 जून 1943 को जब ये गोलीकांड हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है वो घायल भी हुए थे, कुछ शहीद भी हुए थे। तो 11 जून को जो है वो पझौता गोलीकांड दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसलिए जो है ये अभी 11 जून को मनाया गया, तब हम इसके बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या था, पझौता आंदोलन क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, वो हम बात करते हैं। देखिए ये बात है 1943 के करीब की। सिरमौर के राजा जो है वो उस टाइम हुआ करते थे राजेंद्र प्रकाश। 1942 में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था, उसी का ये अभिन्न अंग माना गया, उसी की एक्सटेंशन जो है वो इसको माना गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया बहुत बार हिमाचल जीके में कि कौन सा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन का एक्सटेंशन था। तो वो जो है वो यही पझौता आंदोलन जो था वो था। इस पझौता आंदोलन में कहा जाता है कि तत्कालीन कारण इसका ये था कि आलू का रेट उस टाइम जो है वो किसानों को उचित नहीं मिल रहा था। आलू के रेट जो है वो 3 रुपये प्रति मन जो है वो निर्धारित किए गए थे, जबकि खुले बाजार में आलू का रेट जो है वो 16 रुपये प्रति मन जो था वो था। अब देखिए किसान यहाँ से नाराज भी थे। इस क्षेत्र के लोगों का मुख्य व्यवसाय आलू की खेती ही था। तो अब लोग यहाँ से नाराज थे। एक आंदोलन जो है वो चलाया गया। आंदोलन के लिए जो है वो समिति भी गठित की गई, और उस समिति ने पहला काम तो ये किया कि जो बड़े अधिकारी हैं राजा के, जेलदार, नंबरदार हैं, उनको अपने पद से जो है वो त्याग पत्र जो है वो देना होगा। परंतु
इसी दौरान ना एक और घटना हो जाती है। इसी दौरान सिरमौर के जो न्यायाधीश थे उस टाइम, वाई.एस. परमार, जो बाद में चलकर हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी बने, वो भी रिजाइन कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वाई.एस. परमार सेशन जज हुआ करते थे। राजा के साथ इनकी कुछ खास बनती भी नहीं थी, राजा के खिलाफ भी शायद इन्होंने कुछ डिसीजन लिए थे, तब इन्होंने बाद में चलकर ये रिज़ाइन ही यहाँ से जो था वो कर दिया था। अब इन्होंने भी यहाँ से जो है वो रिज़ाइन कर दिया था। अब आपने ध्यान रखना है कि जब राजा जो है वो इस आंदोलन को जो है वो दबाने की कोशिश करता है या फिर समझौता करवाने की कोशिश करता है, तो कुछ अपॉइंट करता है कुछ लोगों को कि भाई जाओ आप लोग और वहाँ पर जाकर इन आंदोलनकारियों से बात करो। तो कुछ आंदोलनकारी जाते हैं, बात करते हैं, परंतु कोई सुलह नहीं हो पाई, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया यहाँ से। अब यहाँ पर एक और समस्या हो गई कि भाई ये जो है वो नहीं हुआ, तो लोगों को डराने की कोशिश की गई, जो आंदोलनकारी थे उनको डराने की कोशिश की। वैद सूरत सिंह का नाम आपने सुना होगा, इनका घर हुआ करता था कटोगड़ा में, तो इनके घर को डायनामाइट से जो है वो उड़ा दिया गया। अब आंदोलनकारियों ने क्या किया, सभी ने अपने घर छोड़ दिए और घरों को जो है वो आग लगा दी गई और वहाँ से निकलकर वो पहाड़ियों पर रहने लगे। ऊंची पहाड़ियों से वो सैनिकों के ऊपर नज़र रखने लगे। अब सैनिकों का एक दल जो है वो निहत्थे लोग थे, वो जा रहे थे राजा से मिलने, ठीक है। अब वो पहुंचे थे राजगढ़ के समीप कहीं पर जाकर, तो उनके ऊपर जो है वो गोलियां चलवा दी गई। लगभग 1700 जो राउंड गोलियां थी, वो राउंड गोलियां जो है वो चलवाई गई थी। और कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे कामना राम, वो तो उसी टाइम शहीद हो गए थे। कुछ लोग और भी थे जो घायल जो है वो हो गए थे। अब इस आंदोलन को दबाने के लिए जो है गोलियां चलवाई गई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। वैद सूरत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ 69 और आंदोलनकारी ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। नाहन में एक ट्रिब्यूनल गठित जो है वो किया गया और 14 महीने तक देशद्रोह के मुकदमे चलाए गए। अब 9 सदस्य तो ऐसे थे जिनकी संपत्तियां ही कुर्क कर ली गई, 14 को बरी कर दिया गया, 3 को 2-2 साल की सजा दी गई और 52 आंदोलनकारी ऐसे थे जिनको आजीवन कारावास जो है वो सुनाया गया। बाद में चलकर एक और जो है वो न्याय सभा गठित की गई सिरमौर न्याय सभा के नाम से, और वहां पर फिर से इन मुकदमों को चलाया गया और सजा को जो है वो 10 वर्ष और 5 वर्ष तक जो है वो परिवर्तित कर दिया गया। तो इस तरह से जो है वो हुआ था। इस तरह से जैसे धामी गोलीकांड हुआ था, वैसे सिरमौर में भी ये पझौता शूटिंग इंसिडेंस जो है वो हुआ था। पझौता गोलीकांड आप बोल सकते हैं, ये हुआ था। और ये जो पझौता गोलीकांड हुआ था ये आपको पता चल गया 11 जून 1943 को हुआ था। पझौता आंदोलन जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट हुआ था उसी की एक्सटेंशन जो है वो इसको माना जाता है। तो इतना सब इसके बारे में ध्यान रखना। वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, तो बोलते हैं प्रदेश में लड़कियों का पहला बास्केटबॉल खेल छात्रावास कहाँ स्थापित है? ये सरकाघाट में जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु देखिए अगर आप तैयारी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप हमारी स्लॉट 4 की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। और साथ में ही अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं सरोलसर झील जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो मंडी के अंतिम शासक जोगिंदर सेन थे। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर आप बताएंगे। महलोग ठकुराई के शासक हरिचंद ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो इन्होंने भवाना को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। आगे बोलते हैं देवनागरी किसकी रचना है? तो देवनागरी ये किशन श्रीमान की रचना है। भारत के सैन्य बलों में एक नए प्रमुख भारत के सैन्य बलों के नए प्रमुख कौन है? तो ये जो है वो जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को जो है वो बनाया गया है। आगे बोलते हैं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2025-26 के विजेता कौन बना है? तो वो ईस्ट बंगाल जो है वो बना है। महाराणा प्रताप के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो अमर सिंह इनका नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर ने चोखेर बाली कब लिखा? 1903 में इनके द्वारा ये लिखा गया था। टेम्पल ऑफ हेवन कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो बीजिंग चाइना में जो है वो स्थित है। टेम्पल ऑफ हेवन के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम हेंटिक था। बोलते हैं जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जामुन का वैज्ञानिक नाम जो है वो सिजिगियन क्यूमिनी है। तो आगे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 37 जो है वो स्ट्रेंथ कर दी गई है अभी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस जोन का गठन किया है? तो दक्षिण तट रेलवे जोन का गठन अभी किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। पब्बर किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? यमुना की। अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की थी? राजा जगत सिंह ने की थी। ये पूछा भी जाता है बहुत बार।
पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसने लिखी? तो ये O.C. हांडा के द्वारा लिखी गई है, ओमचंद हांडा के द्वारा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो डॉक्टर रामकरण सिंह थे, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पहले कुलपति। अवध में बोलते हैं, अवध के किस नवाब ने 1797 में प्रयागराज का किला जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया था? तो नवाब सऊदत अली के द्वारा ये सौंपा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 48 जो है वो आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करने वाले हार्मोन का क्या नाम है? तो वो इंसुलिन जो है वो होता है। आगे बोलते हैं, भारतीय रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो वो नई दिल्ली में शुरू की गई थी। आगे बोलते हैं, डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो वो बिट प्रति सेकंड का किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे का संबंध किस खेल से है? तो वो जो है वो शतरंज से जो है वो है। फीडे की बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बोलते हैं, किस राज्य को नदियों का माइका कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को नदियों का माइका जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी। आगे बोलते हैं, जोंक के कितने दिमाग होते हैं? तो 32 दिमाग जो है वो इसके होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो नोन एज। तो हिमाचल का जो ऑफिशियल स्टेट एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर आप अपना आंसर बताएंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था स्टेट बर्ड के बारे में भी हमने पढ़ा है, उसको क्या बोला जाता है वो भी आप कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।